हाय, दिस इज़ अवंतिका। कैसे हैं आप सब। और ये हमारा अगला लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। तो इस पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर तक का पूरा सारा चीज़ देख लिया था। अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी होता क्या है कि जैसे कि दो एटम्स है किसी भी एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन दोनों एटम कितना एनर्जी अपना लगा रहे हैं उस बॉन्ड को स्टेबल रखने के लिए, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो जैसे हमारा एग्जांपल है कार्बन का है और सिलिकॉन का है। जैसे CH3 ले लो या फिर SiH3 तो इसमें पूछेगा कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है कार्बन और सिलिकॉन में से। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो ये वाला है एनर्जी के बारे में पूछा तो कार्बन का एनर्जी ज़्यादा हुआ सिलिकॉन से, ये वाला आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है। तो फिर ये हमारा अगला एग्जाम्पल है N2 और P2 का। अगर इन दोनों का आप देखें तो कंपेयर करें साइज़ का बेसिस पे, तो नाइट्रोजन का साइज़ ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा एनर्जी लगाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें फॉस्फोरस की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है बिकॉज लोन पेयर के वजह से। तो ये एक छोटा सा आपको ध्यान में रखना है कि इसमें लोन पेयर के वजह से P2 का ज़्यादा हुआ बॉन्ड एनर्जी एज़ कम्पेयर टू N2। तो ये वाला आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि इसके अगले क्या आता है। अब फिर ये एग्जाम पे ये पूछता है कि हैलोजेंस का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। इसमें एक्चुअली क्या थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इसमें जो फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होगा, मतलब I2 से ही ज़्यादा है और बाकी इन सब से कम होगा। तो ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि अगले में क्या आता है। एनर्जी में एक और बात आती है ये कि N ट्रिपल बॉन्ड N है या P ट्रिपल बॉन्ड P दे रखा है, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N की ज़्यादा हो, क्योंकि 2P और 2P का अच्छा जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो होता है एज़ कम्पेयर टू 3P। और इसमें जो है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N और P ट्रिपल बॉन्ड P में से ये 3P होने की वजह से तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमने देख लिया था। अब जो है P2 जो है वो कभी मतलब फॉस्फोरस जो है वो कभी भी P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमेशा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड ये जो P4 है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये है एक फॉस्फोरस का हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का और फिर H2 का। तो उसमें बॉन्ड एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि S जो है मतलब सल्फर जो है वो S2 के फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके रहता है। तो ये वाला जो है पॉइंट आप नोट कर दीजिए। फिर हम देखते हैं अगला ड्रैगोस रूल है, उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या है। तो ये ड्रैगोस रूल होता क्या है कि जैसे कि मतलब ड्रैगोस रूल में क्या बताता है कि इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन रूल भी इसको बोलते हैं। अब नो हाइब्रिडाइजेशन रूल क्यों बोलते हैं, इसमें नो हाइब्रिडेशन का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी टाइप की मिक्सिंग नहीं होती है। अब जैसे सबसे पहला हमारा है कार्बन फैमिली, तो इस पूरे का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब फिर हमारी बात आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी इनके नीचे आते हैं ना 6 एलिमेंट्स जो हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इनका मिक्सिंग नहीं होता है? तो रीज़न ये है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। अब साइज़ बढ़ रहा है तो इनके जो एटम जितने भी सराउंडिंग में हैं उनके बीच का रिपल्शन कम होता है, हेंस क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम होता है। इस वजह से ऐसा बोलते हैं कि ये जो 6 हैं इनका बॉन्ड एंगल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज होता है। तो ये है, ये आप नोट कर दीजिए, यही होता है ड्रैगोस रूल। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है।
फिर हमारी अगली बात आती है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो अब ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो जब कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसका जो सराउंडिंग में जो एटम है वो जब मोर En एलिमेंट के होते हैं तो जो एनर्जी गैप है इनके sp और d ऑर्बिटल के बीच में वो कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो जो d ऑर्बिटल है अब जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बस इसी को ये कहते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये वाला डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ, फिर आप उसमें से बताइएगा कौन सा एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हैं एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आप बताइए कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता। तो आप वीडियो को पहले पॉज करिए और फिर आप इसका देखिए, तब तक मैं भी इसका बता देती हूँ आंसर क्या है। तो मैंने ये बोर्ड पे आंसर लिख दिए हैं, इनको आप मैच कर लीजिए। होपफुली आपका आंसर सारे सही होंगे। अगर गलत भी हैं तो आप पहले देख लीजिए टैली करके कि कौन सा गलती कहाँ पे हुई है, कौन सा गलत हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में VSEPR के बारे में देखेंगे। तो अब तक का जितना भी है वो थोड़ा थोड़ा करके डेली रिवाइज करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।